सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज खुसूसी प्रोग्राम हमारा, आज बजट पेश किया गया है और इसी बारे में हम आज बात करेंगे। मेरे साथ हैं बाबर डोगर साहब, जमील फारूकी और अमीर अब्बास। आज जिस तरह से बजट पेश किया गया बाबर डोगर साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि सब खुश हो जाएंगे, लेकिन सब खुश तो नहीं हुए। एक तरफ कहा जा रहा था जी सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन में 10% इजाफा, लेकिन एहतजाज भी हो रहा था। चलें, अपोजिशन तो खुश नहीं है, लेकिन अब भी एतराज़ात हैं। हाल तक मैं ये देख रहा था कि वो लोग या वो साफ़ी जो कहते थे जी बहुत ही बुरी कारकर्दगी है, बहुत बुरा है, उन्होंने ये तक कहा कि ये डेवलपमेंट बजट ज़रूर है, ग्रोथ की तरफ जाने की ज़रूर कोशिश की गई है। 900 अरब रुपया पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ये सड़कें, पुल वगैरह सब कुछ ठेके ठेके मिलेंगे, पैसा आएगा मार्केट में और उससे रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद सब कुछ तो नहीं हुए, तो इमरान खान साहब फिर किस तरह दावा कर रहे थे? उसामा साहब, अगर इसका कंपैरिजन पिछले 2 बजट के साथ किया जाए तो फिलहाल उससे ज़ाहिरन बेहतर है, लेकिन बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर डाउट्स हैं। मसलन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि IMF के साथ अभी डायलॉग जारी है और बिजली और ये सारा कुछ उसके उस पर जो छूट की टैक्स छूट की बात की जा रही है, उसके साथ साथ जो सब्सिडीज़ हैं उस पर भी अभी IMF के साथ कुछ फाइनल नहीं है। तो पता नहीं कल IMF के साथ जो डेडलॉक है वो कामयाब नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी। उसके साथ साथ एक आपने भी डेवलपमेंट की बात की है। डेवलपमेंट के हवाले से जो सबसे अहम है, पिछली दफ़ा डेवलपमेंट का 640 अरब रुपये का डेवलपमेंट का बजट था, जिसकी यूटिलाइजेशन जो है वो 450 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने की। मैं पंजाब गवर्नमेंट की आपको मिसाल देता हूँ। पंजाब गवर्नमेंट का 340 अरब रुपए का डेवलपमेंट का बजट था, उसके अगेंस्ट 220 अरब रुपए रिलीज हुए और सिर्फ 160 अरब रुपया जो था वो एक्सपेंडिचर हुए। तो अब इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट का 900 अरब कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट का सुन रहे हैं कि वो 500 अरब होगा डेवलपमेंट का बजट। अब रिवाइज हो गए, पता नहीं कितना जाएगा और इनकी कैपेसिटी है भी कि नहीं कि ये उसको भी खर्च कर पाएंगे कि नहीं। 500 अरब तो मुझे नहीं पता, मैं यकीन से कहता हूँ तमाम बुज़ा नहीं खर्च कर सकता, ये मेरे से आप गारंटी ले लें। फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है या नहीं ये तो अमीर अब्बास साहब या जमील फारूकी साहब बता देंगे, ठीक है, लेकिन इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उसको लेके आ सकें। उसके बाद आपको तो फॉरेन रिमिटेंसेस जो हैं उन्होंने बचा दिया, अदरवाइज आपकी जो एक्सपोर्ट है वो आपके सामने है। आपकी जो इंपोर्ट है वो अभी भी $50 बिलियन है, आपकी इंपोर्ट जो है वो $22 बिलियन है। डिस्पैरिटी देख लें कितनी ज़्यादा है, उसको आप किस तरह से कम करेंगे उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सर बस अल्लाह ताला इमरान खान पे मेहरबान है, चीज़ें ऐसी हो रही हैं, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो एक्चुअलाइज होती हैं नहीं होती, ये तो ठीक है। अच्छा, हमारे साथ फयाज साहब भी हैं, चेयरमैन आबाद हैं, पाकिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की एसोसिएशन है, पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी एसोसिएशन है जो काम करती है डेवलपमेंट के लिए, रियल एस्टेट में और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। और जिस तरह से हाउसिंग सेक्टर का कहा जाता है फयाज साहब कि इमरान खान साहब ने इस पर फोकस किया, जी कंस्ट्रक्शन को हम बढ़ाएंगे तो इससे तकरीबन 40 से 70 सनतें जो हैं वो चल पड़ती हैं। अब तक उसका इम्पैक्ट नजर आया है और क्या इस बजट में भी आपको नजर आ रहा है कि टैक्स छूट दी जा रही है? सीमेंट सेक्टर में हमने रिकॉर्ड सेल्स देखी हैं, अगरचे महंगाई भी हुई, स्टील ऊपर चला गया, लेकिन क्या वाकई आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इससे भी हमें ग्रोथ मिलेगी, रोजगार मिलेगा और इसमें भी तरक्की होगी? जी फयाज साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है फयाज साहब देखिए ऑलरेडी जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पिछले साल जो जुलाई में एक स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन दिया गया, तो उस पैकेज के बाद से जी आप आवाज दीजिए, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो स्पेशल पैकेज के बाद से आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने बड़ी ग्रोथ की है और इसी ग्रोथ की वजह से आप देखते हैं कि आपको स्टील की जो प्रोडक्शन है उसमें बड़े हाई नंबर्स नज़र आ रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री अगर आप देख लें, इसके साथ साथ अदर टाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह अगर आप देखें तो बहुत हाई नंबर्स नज़र आते हैं। यही वो वजूहत हैं कि जो स्पेशल पैकेज जो कंस्ट्रक्शन के लिए पिछले साल दिया गया, बट इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो सप्लाई एंड डिमांड के लिहाज से अगर स्टील सेक्टर को हम देखते हैं
तो स्टील सेक्टर में जो है प्रोडक्शन में तो नुमाया तेज़ी आई है, लेकिन प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है इजाफा कर दिया गया। उसके पीछे कुछ मकासद हैं, लोकल प्रोड्यूसर अगर उनकी तरफ से हो रहा है तो ये एक इस पैकेज को जो है वो थोड़ा डैमेज कर रहा है कि जैसे ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन है, और ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं नया पाकिस्तान में लो कॉस्ट हाउसिंग है, तो उस लिहाज से जो है हमें बड़ी ये मुश्किलात नज़र आ रही हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है कंस्ट्रक्शन हर सेक्टर में, हर रीजन में जो है बेतहाशा जो है काम इस वक्त हो रहा है, और लोग इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। फिक्स टैक्स रिजीम के हवाले से जो स्पेशल पैकेज दिया गया उसमें भी लोगों ने रजिस्टर्ड कराया, और बिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो है प्रोजेक्ट उसमें जो है रजिस्टर्ड किए गए हैं। और एट द सेम टाइम जो है अगर हम देखते हैं सेक्शन 111 में अगर हम देखते हैं FBR में, तो उसमें भी छूट दी गई थी, और उसमें जो है एक्सटेंशन 30 जून तक हमें मिला है, और हम चाहते हैं कि इस एक्सटेंशन को इसमें मज़ीद और एक्सटेंशन की जाए 1 साल और, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करें, और इसमें जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी इसमें मिले। अच्छा, आप 1 साल कह रहे हैं एक्सटेंशन मिले, लेकिन IMF से पहली बड़ी मुश्किल से तो वबा की सूरत हाल थी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब खुद कहा कि जनाब जब कोई इस तरह का इम्तिहान आता है, चैलेंज आता है, तो अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो उसकी बिना पर यह सहूलत मिल गई कि जनाब आपसे पूछा नहीं जाएगा पैसा कहाँ से कमाया, बस एज लॉन्ग एज आप आकर ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर आप लगा देंगे तो, ताकि लोग इस तरफ आएँ और फिर रोज़गार मिले। लेकिन अमीर अब्बास, मैं देख रहा हूं कि जनाब सिंध के लिए खास तौर पर सिंध को खुसूसी ग्रांट के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर खुश नहीं है। यानी सब बराबर हैं, लेकिन पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उनके लिए इस तरह से ग्रांट नहीं हमें नजर आ रही। अलग से सबका एक NFC में सबका अपना हिस्सा है, अच्छी बात है। तो 10 अरब रुपया थोड़ा है, क्या आपको कहेंगे इस बारे में? क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब ये तो वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं है सिंध के, और ये तो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, चाहे पानी हो चाहे बजट हो, उसमें सिंध को कुछ दिया ही नहीं जा रहा। तो उनके पास नहीं है, तो वो कहते हैं फिर कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में मुझे दुख होता है, मतलब मुझे वतन से मोहब्बत है और होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी को होनी चाहिए। तो ये कहते हुए मुझे अल्फाज अच्छे लग रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा शहर, और वो उस लिस्ट में आ जाए जिसके बारे में कहा जाए कि जनाब ये मोस्ट अनलिवेबल सिटीज़ हैं, उनमें उस लिस्ट में आ जाए, जबकि पीपल्स पार्टी 13 साल से है। तो उनको वफाकी हुकूमत क्यों नहीं पैसे देती? अमीर, बहुत शुक्रिया उसामा साहब। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि 600 अरब इजाफी दिया गया है सूबों को, तो फ़ारूक हबीब साहब जो स्टेट मिनिस्टर हैं उन्होंने मुझे करेक्ट किया अभी, और उन्होंने मैसेज किया है कि 600 अरब नहीं है, 708 अरब इजाफी दिया गया है सूबों को, जो कि 25% इंक्रीज़ है पिछले साल की निस्बत। तो अब ये हुकूमत के एक वज़ीर कह रहे हैं, तो मैं इनको ज़ाहिर बात है रद्द तो नहीं कर सकता उस तरह से। ठीक, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मसला है, देखिए पीपल्स पार्टी के पास अब तक जो पैसे आए 1100-1200 अरब से ज़्यादा पैसे डेवलपमेंट फंड की सूरत में, डेवलपमेंट बजट की सूरत में पीपल्स पार्टी को मिले। पीपल्स पार्टी ने उससे क्या किया? अभी हम पिछले घंटे में बात कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें 10 मोस्ट अनलिवेबल सिटीज़ में कराची का शुमार है, और हर साल कराची के माथे का झूमर यही रिपोर्ट बनती है। हर साल इस रिपोर्ट में या ये रिपोर्ट या कोई और रिपोर्ट, जो दुनिया की बदतरीन रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें कहीं ना कहीं कराची माशाल्लाह पिछले 13 साल से बिला नागा शामिल हो रहा है। तो जो अब तक पैसे इनको दिए गए, उन पैसों का इन्होंने क्या किया? यानी जो काम खालिसतन लोकल गवर्नमेंट का करने वाला था या सूबाई हुकूमत का करने वाला था, गलियां, जो कराची शहर की सड़कों की जो कारपेटिंग है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट के बजट से हो रही है। यानी इस हद तक अगर एक हुकूमत बैसाखियों पर चलना शुरू कर दे, तो फिर उस हुकूमत को शर्म नहीं आती है, उस हुकूमत के लीडर्स को, कि वो फिर बढ़ बढ़ के बातें करते हैं। ये आज सारा दिन आप ट्विटर उठा के देख लें, कराची के जो MPs हैं, MNAs हैं PTI के जी, उन्होंने ट्वीट्स की हुई हैं कि जी ये वफाकी हुकूमत ने हमें पैसे दिए और हमने फलां बाजार ठीक किया, फलां सड़क ठीक की। ये काम तो करने वाला तो सूबाई हुकूमत का। पिछले साल जो कराची में अर्बन फ्लडिंग हुई है, उसके बाद भी इनके हाथ पांव फूल गए और इनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने क्या करना है। और फिर यहां से प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, वो अपनी काबीना को लेकर जा रहे हैं, और कोई 1100 अरब या कुछ पैकेज उन्होंने अनाउंस किया। खैर वो मिला या नहीं मिला एक अलग बात, लेकिन जो खालिसतन सूबाई हुकूमत के मामलात हैं, ये बदतरीन तरीके से नाकाम हो गई है। अच्छा, यानी इस वक्त 13 साल की इनकी हुकूमत के साथ उसामा जी, ये पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नमेंट है, लॉन्गेस्ट सर्विंग। आज तक पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को 13 साल अनइंटरप्टेड कंसेक्यूटिव हुकूमत करने का हक नहीं मिल सका, और ये दुनिया की भी जो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नमेंट्स हैं उनमें शामिल हो गई है ये हुकूमत।
अभी भी कहते हैं कि नहीं वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा, वफाक हमें भाई जो तो पैसे तुम्हें मिले तुमने वो तो खर्च करके दिखाओ पहले। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये 18वीं तरमीम का वो कहते हैं ना कि उसके बाद सारा कुछ तो मिल गया, लेकिन उस तरह से शायद पैसे नहीं, वो हमेशा वो हाथ झाड़ लेते हैं कि जी इतने पैसे नहीं मिल रहे। हालांकि सीवेज हो, सेहत का मामला हो, हर चीज़ 18वीं तरमीम के बाद ये सड़कों, पुल, आप जिस तरह कह रहे हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट है, पीने का पानी नहीं मिल रहा, सफाई का मामला, ये तो वो कहते हैं या लोकल गवर्नमेंट का मसला है या वफाकी हुकूमत का। सूबाई हुकूमत बीच में है नहीं, लोकल गवर्नमेंट के काम उन्होंने नहीं किए और वफाकी हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जिस तरह कहते हैं। अच्छा जमील फारूकी, जिस तरह से अब भी ये नए वज़ीर ख़जाना है, लेकिन इन्होंने भी मैंने देखा कि माजी की बात ज़रूर की है। बाबर डोगर साहब भी यही कहते रहे कि खुद इनके लोगों से बात हुई PTI के, तो उन्होंने कहा कि जी हमें यही डायरेक्शन है कि हमने अगला इलेक्शन भी 2023 का भी इसी बात पर लड़ना है कि जी ये जब हम 2018 में आए थे तो क्या हालात थे। तो आज वो नज़र आई झलक कि वो कह रहे हैं कि जी ये हालात थे, मुल्क दिवालिया की तरफ था, उन्होंने झूठे आदाद व शुमार दिए, बिल्कुल तबाह हो रहे थे, मनफी में चली गई थी सनत भी, ज़राअत भी, हमने उसको 3 साल में बेहतर किया है। अब वो कह रहे हैं कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन क्या IMF जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना या पाकिस्तान, वो सहूलत देगा कि जनाब आप बिजली जो है उस पर सब्सिडी बढ़ा दें, आप तनख्वाहें बढ़ा दें? वो तो इसके साथ वो कह रहे हैं अपने खर्चे कम करें और अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, टैक्स ज़्यादा लगाएं। इन्होंने कहा जी हम मजीद तनख्वाहदार तबके को टैक्स नहीं लगाएंगे, हम दीगर जगहों से आपको टैक्स कलेक्ट करके देंगे। इज इट पॉसिबल? देखिए, पाकिस्तान में आदाद शुमार की हद तक तो बहुत कुछ पॉसिबल है और वो मुमकिनात में आता हुआ हमने देखा भी है और हम देख भी रहे हैं। यानी इस हद तक पॉसिबल था कि 1.5 महीने पहले तक आपके जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे या मुशीर ख़जाना थे, वो ये बता रहे थे कि हमें अभी बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, हमारे नंबर्स ठीक नहीं है। और आन की आन में 1.5-2 महीने के अंदर पता नहीं क्या हो गया कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 3.94 तक चली गई, आपके टारगेट्स 4.8% तक चले गए। तो इस मुल्क में मुमकिनात अगर देखी जाए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं उसामा, तो हमें फिर रियलिटी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि हमारे मुल्क का बजट बनाने वाला वो तबका होता है जिसको गरीब तबके से या मुतवस्सित तबके से कुछ लेना देना नहीं होता। 20,000 रुपए तक सबसे कम तनख्वाह मुकर्रर की गई है। अगर मुशीर ख़जाना साहब ये वाले पिछले आले या पिछले 73 साल में जितने आए वो सारे बैठकर 20,000 रुपए कमाने वाले शख्स के घर का बजट बनाकर दिखा देना, तो इनको लग पता जाए कि 20,000 रुपए में घर में नहीं 5 लोगों का कुंबा चलता कैसे है। तो ये मजाक नहीं है, ये फैक्ट हमें चेक करने होंगे। अब मुझे थोड़ी देर दीजिएगा, मैं 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। आप पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया में एक इंपॉर्टेंट टूल है, एक इंडिकेटर है जिसको देखा जाता है कि पर कैपिटा इनकम आपकी कितनी जा रही है। 20-21 के दौरान आपके मुल्क की पर कैपिटा इनकम $1543 थी, फी का सामग्री $1543 2020-21 में, और 2017-18 में 1652 थी, यानी कम हुई है। हमारी जो तरसीलात ज़र हैं उसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर में भी हम 6.35 से 4.43 की तरफ आए हैं। हम ज़राअत में, जिसको आजकल ये दिखा रहे हैं ना कि हम ज़राअत में 2.77 की तरफ जा रहे हैं और हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, इनसे कोई पूछे कि 2017-18 में आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, दैट वाज 4%। हम उससे नीचे आए हैं, हम 2.77% की तरफ आए हैं। अब इस वक्त आपको ये क्या दिखा रहे हैं, आपको ये मुआशी अशारिया बेहतर दिखा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अभी 1 घंटा पहले हमारी यही गुफ्तगू चल रही थी, मैं 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपके सामने, आप देखें, आप सारे तज्जियाकार हैं, पुराने एनालिस्ट हैं, जल्दी से मुझे बाबर साहब की तरफ जाना है। मुझे बता दीजिए, गुज़िश्ता रोज तक, बल्कि अभी तक, इस वक्त तक IMF के साथ इनका डेडलॉक बरकरार है। हम सबको पता है कि IMF कहता है कि आप टैक्सेस मजीद बढ़ाइए, आप बिजली के नर्ख बढ़ाइए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इनकार कर दिया है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आपने गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान मुशीर ख़जाना हफीज शेख साहब की सरबराही में जो कंडीशनल एग्रीमेंट्स IMF के साथ किए थे, उनको पूरा ना करने की पादाश में सैंक्शंस लेने के लिए तमाम तैयारी कर रखी है। आपने तो सब अच्छा दिखा दिया ना कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, वो आप कर पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंप्लीकेशन और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के जो दबाव हैं वो अपनी जगह पर होते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट दी, एक खबर शाया की और मंसूब किया शौकत तरीन साहब से। शौकत तरीन साहब उसकी तरदीद कर चुके हैं, और वो ये थी कि IMF प्रोग्राम इन्फ्लुएंस्ड है और अमेरिका के जरिए इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है अगर पाकिस्तान हवाई अड्डे नहीं देता, बेस नहीं देता अमेरिकन अफवाज को। तो उस सूरत में फिर आप लोग क्या तैयार हैं कि अगर आपने वाकयातन इनकार कर दिया है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, आप लोग तैयार हैं कि आप आने वाले दिनों में
जो सैंक्शंस लगेंगी उससे महंगाई बढ़ेगी, उसको अफोर्ड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक्सपोर्ट्स। आप कहते हैं, आपने एडमिट किया कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपने एडमिट कर लिया, एडमिटेंस अच्छी बात है, लेकिन एक्सपोर्ट सेक्टर को आपने इंसेंटिवाइज करने के लिए क्या इकदाम किए हैं? आप कहते हैं कि हमने छोटी गाड़ियों के ऊपर टैक्स छूट दे दी है, बड़ी अच्छी बात है, 850 सीसी गाड़ियों के ऊपर टैक्स छूट दे दी, लेकिन आपके अपने अहदाफ हैं कि आपकी जो सड़कें हैं वो उतनी गाड़ियों को ही अफोर्ड कर सकती हैं जितना आप। मैं तो, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि हर पाकिस्तानी के पास गाड़ी हो 850 सीसी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इन्हीं सड़कों पे उनको चलाएंगे, इन्हीं सड़कों में फ्यूल कंजप्शन होगी, यहीं पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मामला आएगा, उधर आपके गोल्स हैं इन्वायरमेंट को बेहतर करने के, तो मतलब समझ में नहीं आती कि लोग करना क्या चाह रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप कहते हैं जनाब कि हमारे रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, $26 बिलियन, 29 का हदफ है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। क्या रेमिटेंसेस फिलिपाइन के नहीं बढ़े? क्या रेमिटेंसेस बांग्लादेश के नहीं बढ़े? उसामा, मुझे एक और पॉइंट ऐड करने दीजिएगा। एक और पॉइंट, महंगाई की बात की जाती है, जब भी महंगाई की बात करते हैं ना हम लोग, तो हमें कहते हैं कि जी दूसरे मुल्कों में क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो पाकिस्तान के अंदर भी महंगाई बढ़ रही है। मेरा सवाल यह है कि आप जाकर चेक कर लीजिए स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कि क्या इंडिया में पाकिस्तान से 6 गुना महंगाई कम नहीं है? क्या बांग्लादेश में पाकिस्तान से 4 गुना महंगाई कम नहीं है? क्या मालदीव में पाकिस्तान से महंगाई कम नहीं है? और महंगाई आज से कम नहीं है, आप 2002 के स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, महंगाई उस वक्त भी इंडिया में कम थी, महंगाई उस वक्त भी बांग्लादेश में कम थी। तो ये जो सब अच्छा की बात है। एक और बड़ी बात उसामा, एक और बड़ी बात, अच्छा पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के खाने पीने की सलाहियत में 15% इजाफा हुआ है। बिल्कुल ठीक, मतलब अंदाजा कीजिए इनके मतलब माफौकल फितरत आदाद शुमार के ऊपर सलाम करने को दिल पेश करता है। अच्छा, आप देखिए कि 15% इजाफा दिखा रहे हैं और एक्चुअल में आप अपने इर्द गिर्द लोगों से जाकर पूछे क्या उनकी कुव्वत खरीद बढ़ी है या कम हुई है। अच्छा, जब कुव्वत खरीद कम हुई है तो इतना लोग खा पी कैसे रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आता, कोई मुझे क्लियर कर दिया, आप सारे तज्जियाकार बैठे। अच्छा, अब ये हुआ कि जो जवाब आता है वो ये है बाबर डोगर साहब के, देखें $100 100 पर रखा हुआ था तकरीबन इसहाक डार साहब ने, लेकिन जैसे ही वो गए तो डॉलर जो है वो ऊपर जाने लग गया था और उससे फिर चीज़ें महंगी होने लग गई। फयाज लियाज साहब, मैं बाबर साहब से पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ तक दुरुस्त है कि अब देखिए सीमेंट की तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सी चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और जाहिर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए इम्पोर्ट है, एक तो वो महंगी हुई, अब ये सुना था कि जी बहुत सी चीज़ों पर ये इंपोर्ट की ड्यूटी कम करता है कि वो चीज़ें निस्बतन सस्ती हो जाए, खासतौर पे वो जो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में चीज़ें इस्तेमाल होनी है, तो उससे भी फिर थोड़ा सा महंगाई का इंपैक्ट तो कम होगा कि जब आप चीज़ जो बाहर से खरीद रहे हैं अगर वो निस्बतन सस्ती मिलने लग जाए तो मुल्क में कोई इंपैक्ट आएगा महंगाई कंट्रोल करने में? क्योंकि वज़ीर ख़जाना साहब ने खुद कहा कि जुलाई में अच्छी खबर सुनेंगे, महंगाई कुछ कंट्रोल होगी, जबकि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट वज़ीर आज़म की है कि शायद हम महंगाई कंट्रोल ना कर सकें, हम लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ा दें, यानी उनके हाथों में पैसे पकड़ा दें। जी देखिए, इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट का भी ये अपना मानना है कि महंगाई जो है नो डाउट कि इसमें पूरे मुल्क में है, और इस महंगाई को एक चैलेंज है हमारे लिए, और ये इश्यूज आज से नहीं है, पिछले हम पूरी हिस्ट्री अगर उठा के देखें तो ये चैलेंजेस जो है सारी गवर्नमेंट के आगे, तो आज ये सबसे बड़ा हमारे लिए इस गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है, और इस चीज़ के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं कि इस महंगाई पर जो है कंट्रोल किया जाए, और साथ साथ ये भी है कि लोगों का जो है जो ज़रिया माश है उसको भी बढ़ाया जाए ताकि दोनों साइड से ये चीज़ें बैलेंस की जाए। तो इसमें तो देखें अभी ये मौजूदा सूरत हाल में अभी हम 2.5 साल या 3 साल की हम बात करें तो ये तो पिछले 30-40 साल का सारा ये वो मलबा है या वो इश्यूज़ हैं कि जिसको ये हमें क्लियर करना है। तो अभी जो इकदाम किए जा रहे हैं, जो इस वक्त जो इकदाम किए गए कि जो लोगों की जो है वहाना आमदनी है वो बढ़ाई गई, इसके अलावा और जो आज जो पैकेज में जो चीज़ें दी गई हैं वो काबिल सताइश है। हमें जो सोचना होगा पाकिस्तान के लिए उस लिहाज से सोचना होगा कि बगैर किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट या बगैर किसी चीज़ों के हट के लिए हमें पाकिस्तान के लिए जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आज हम देख रहे हैं कि फॉरेन रेमिटेंस जो है वो बढ़ रहा है और उसके टारगेट्स और मजीद बेहतर किए जा रहे हैं, और आने वाले वक्तों में ये चीज़ें और बेहतर होती हुई नज़र भी आ रही हैं। हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हम देखते हैं, माजी में हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई स्पेशल पैकेज दिए गए हों इस इतने बड़े सेक्टर के लिए, कि जो एग्रीकल्चर के बाद दूसरा ये वो सेक्टर है कि जो आपकी जो जीडीपी में इसका पार्टिसिपेशन है और ये लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, अनस्किल्ड और स्किल्ड लोगों को। तो अब जो चीज़ें बेहतरी की तरफ हो रही हैं तो उसमें हमें देखने की ज़रूरत है। माजी में हम देखते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान की बात होती है, तो मकान की आज देखें अगर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो है लो कॉस्ट हाउसिंग की बात हो रही है, जिसमें
फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो कभी भी जो है इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट ही नहीं करता था। बिल्कुल सही। आज जो है 80% तक का जो फाइनेंस जो है वो अवेलेबल है थ्रू बैंकिंग फाइनेंस के थ्रू 10% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सब्सिडाइज कर रही है 30 लाख के घर के लिए, और जो बायर है उसको 15 से 20 साल में ये पेमेंट की अदायगी करनी है और उसको इनिशियली सिर्फ 3 लाख रुपए देने हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब मूव कर रहा है और आगे की तरफ ग्रोथ हो रही है, तो एक वो इंडस्ट्री मदर इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन जिससे मुंसलिक 70 से ज्यादा इंडस्ट्री जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुंसलिक है, उसका पहिया भी चलना है और उसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी। जी फयाज साहब, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि एक तनकीद ये की जाती है, मैंने पढ़ा कि बड़े बड़े समझदार आदमी बाहर फॉरेन, उनको एक दफा पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी, लेकिन फिर कोई और मामला आ गया कि उनको रोक दिया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरह से है। देखें, अगर आप 8-10 से बार ये है कि वो साहब ये कहते हैं कि जी ना वो बड़े दुनिया के बड़े माइंड्स में से हैं मईशत के, वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर तवज्जो दी, इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि एक्सपोर्ट में तो नहीं हो रही इससे, तो आपकी असल आमदनी किसी भी मुल्क की तो है कि जो वो बाहर चीजें बेच रहे हैं दुनिया में, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर यहीं पर हो रहा है, आप चीजें बाहर से खरीद के लाकर यहाँ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा है जी, रोजगार तो मिल जाएगा, लेकिन उससे आमदनी मुल्क की नहीं बढ़ेगी, इसका क्या जवाब है? नहीं, देखिए इसके लिए सबसे बड़ा इकदाम जो करने की अभी भी जो टारगेट सेट किए गए हैं वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी इस चीज़ के लिए फोकस है कि जो इंपोर्ट किया जा रहा है उस इंपोर्ट को मिनिमाइज करके और ख़त्म करके लोकल इंडस्ट्री है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग आप इंपोर्ट करते हैं वो लोकल इंडस्ट्रीज में डेवलप किया जाए। जो मटेरियल आज इंपोर्ट किया जा रहा है, जैसे स्टील रॉ मटेरियल है, आज स्टील रॉ मटेरियल के ऊपर जो है रेगुलेटरी ड्यूटीज़ और एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटीज़ की वजह से और इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस की वजह से आज स्टील जो है 1,46,500 पर टन के लिहाज से हम परचेज कर रहे हैं। यही अगर हम सारे यहाँ पे रॉ मटेरियल के अरेंजमेंट्स जो हमारे पास अवेलेबल हों, हम इसको अरेंज करें, तो यही प्राइसेस जो है मिनिमाइज कम से कम की जा सकती है। इसी तरह से दूसरे सेक्टर में भी हमें जो है इंडस्ट्री की तरफ जाने की ज़रूरत है, और उसके लिए देखें बिजनेस कम्युनिटी को आपको जो है रिलीफ देना पड़ेगा। और जगह आज की भी अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर में देखें आज के बजट में, तो बेतहाशा उन्होंने इसमें रिलीफ दिया है। उस रिलीफ में इनको जो इंसेंटिवाइज किया गया है, जिसमें इनको विद होल्डिंग टैक्स की अगर हम अब देखें कैश विड्रॉल्स के ऊपर, या टेक्सटाइल सेक्टर में मजीद देते हैं जो छूट दी गई है, जो 5% था उसको 0% पे लेके आया गया है। कार ड्यूटीज जो ऑटो इंडस्ट्रीज है उसको बेहतर करने के लिए सेल्स टैक्स जो 17% से 12.5% पे लेके आया गया। वो सारी चीजों को इन्होंने फायदा देने की कोशिश की है ताकि उससे रोजगार भी बढ़े और डेवलपमेंट भी हो, सनत का पहिया मजीद चले। हम ब्रेक ले रहे हैं, न्यूज़ अपडेट्स हैं और उसके बाद मिलेंगे, बाबर साहब से बात करेंगे कि इनको क्या लग रहा है कि 10% इजाफा सरकारी मुलाजमीन की काफ़ी है और प्राइवेट मुलाजमीन का क्या होगा। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हमारा खुसूसी प्रोग्राम है बजट के हवाले से। बाबर डोगर साहब, ब्रेक से पहले मैंने ये बात कही थी कि 10% इजाफा हुआ है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में। फिर यह भी कि तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स नहीं लगाया जा रहा, लेकिन टैक्स का टारगेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। आप समझते हैं कि ये एक अच्छा कदम है? और दूसरा ये कि इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है? क्या ये खुद से सोच लिया जाता है कि उन पर खुद ही इंपैक्ट आ जाएगा कि 10% सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर भी अपने मुलाजिमिन की बढ़ा देगा, या इनके हाथ में पैसा आएगा तो सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, खर्च करेंगे तो ज़ाहिर है आगे जाकर तो प्राइवेट मुलाजिमिन के पास ही आएगा, उसके पास पैसे आएंगे, कहीं जाकर वो खर्च करेगा, कोई चीज़ें खरीदेगा, कोई सामान बेहतर करेगा, अपना जो भी कर सकेगा। उसामा साहब, 2 साल के बाद 10% रेज दिया गया है, इन्फ्लेशन आपकी डबल फिगर में दाखिल हो चुकी हुई है। मुझे एक बात बताएं कि ये जो 40,000 ले रहा है उसका 10% निकालें, 40,000 हो जाएगा। 4,000 में इस महंगाई में वो गुजारा कर लेगा अपना? सर पहले भी तो कर ही रहा था ना बेचारा। हाँ, तो आप तो 40 कह रहे हैं तो 20-25,000 की गोलियां दे देते, बेहतर था कि वो भी ना करे। मेरा मसला ये है कि सामा साहब, कोविड है, कोविड के दौरान ये खुद मान रहे हैं कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। 1 करोड़ नौकरियां क्या देनी थी, 1 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। क्या ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये जो लोग हैं इनको दोबारा रोजगार मिलेगा? आपने 20,000 रुपया कर दिया है तो रोजगार कौन देगा? कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपने मार्केट में क्रिएट की हैं जिसकी वजह से इन लोगों को रोजगार मिलेगा? फिर
सर स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा है कि वो जितने लोग बेरोजगार हुए थे दोबारा पहिया चल पड़ा है, वो रोजगार पर आ गए हैं। खासतौर पे टेक्सटाइल सेक्टर में तो ये भी कहा गया, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अपना नहीं कह रहा, आप मुझसे नाराज ना होइएगा। उन्होंने कहा कि जी वहाँ तो लोग रोजगार के लिए मिल ही नहीं रहे, यानी स्किल्ड लेबर ही नहीं मिल रही इस फैसलाबाद में, तो ये हालात हो गए वहाँ, तो ये कहा जा रहा है। तो ये जी मैंने बड़े लोग देखे जो स्किल्ड लेबर यहाँ से फैसलाबाद जा रही है, इतनी वहाँ पे शॉर्टेज है। सामा साहब खुदा का खौफ करें, यहाँ पे हालात ये हैं कि बेरोजगारों की लाइनें लगी हुई हैं। कहीं एक लोग बेचारे डिग्रियां लेके रोजगार ढूंढते फिर रहे हैं और रोजगार उनके पास है नहीं है। गवर्नमेंट कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी कि जिसकी वजह से कामयाब जवान प्रोग्राम का क्या हुआ? वो टाइगर फोर्स भी होनी थी। कितने लोगों को उससे लोन मिला है, उसकी कंडीशन भी आप देख लें। कितने के लोग अभी तक उससे मुस्तफीद हो चुके हैं, कोई फिगर देती ना गवर्नमेंट के, इतने लाख लोग जो है उससे मुस्तफीद हो चुके हैं। उसामा साहब, आपकी इंपोर्ट बिल जो है, एक कोविड था, कोविड की वजह से आपकी इंडस्ट्री जो थी वो स्लो थी, आपकी सुस्तगी का शिकार थी। इसके बावजूद आपका इंपोर्ट बिल जो है वो $50 अरब तक चला गया। उसकी मेरा नजदीक प्रेडिक्शन ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी चलती है तो वो $60-70 अरब तक चला जाएगा, जबकि आपका एक्सपोर्ट बिल जो है वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, डिस्पैरिटी बढ़ रही है। और गवर्नमेंट कह रही है कि जीडीपी जो है 3.8% तक चला गया। अब अगर इंडिया में कोविड जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, तो आप मुझे तो लग रहा है कि आपकी एक्सपोर्ट और नीचे आज चली जानी है और भी खराब हो जानी है। उसका थोड़ा सा जो इंसेंटिव मिला वो ये था कि इंडिया बंद हुआ है और आपकी एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत बढ़ गई, आपको थोड़े बहुत ऑर्डर मिल गया, आपकी फूड मार्केट में थोड़ा से बेहतर हो गई, वो डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी। इनके पास सारे जो इन्होंने फिगर्स दिए हैं वो सारे जो है वो हवाई फिगर्स हैं। अभी जमील फरूकी साहब जो बात कर रहे थे बहुत सारे ओपेट्स में, जिस तरह उन्होंने कहा कि ये सारा जो है कि जनाब बेसिस की बात कर रहे हैं, ये आगे आगे बहुत बड़ा इशू बन जाना है कि जो IMF के साथ डायलॉग चल रहे हैं, उसके बाद आपका फेटअप का भी इशू है। दो के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी कंट्राडिक्शन की है, लेकिन कोई इसको मानने को तैयार नहीं है, इसको मानने को तैयार नहीं है। और IMF की अगर रेस्ट्रिक्शन लगती हैं तो फिर आप कहाँ पर खड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी सब्सिडी सारी उड़ गई, आपकी बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, फिर आपकी इकोनॉमी कहाँ पे? ये सारा कुछ एजम्पशन पे खड़ा हुआ है, सारा कुछ ख्याली हवा में खड़ा हुआ है, ये सारा बूम टूट जाना है। दूसरी बात ये है, आपने ज़रात में जो चले आपने इस गंदम जो है वो 1800 रुपये मन कर दी, आपने गन्ने की कीमत बढ़ा दी, उसका इम्पैक्ट ये आया कि आटा महंगा हो गया, उसका इम्पैक्ट ये आया कि जनाब आपकी चीनी महंगी हो गई, आपने डॉलर जो है उसको रुपये को डिवैल्यू कर दिया, आपकी जितनी दालें बाहर से आ रही हैं, आपका सोयाबीन जो बाहर से आ रहा है वो सारा महंगा हो गया। जरा आप ये सारा फैक्टर ध्यान में रखें कि एक आम आदमी के लिए खाने पीने की मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ों की बात ही नहीं कर रहा। उसमें जो महंगाई आई ये सारी सिनेरियो में, उसमें 10% रेस जो है उससे वो किस तरह से वो आपस में कमेंसुरेट करेगा। बड़े अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ समअप की है। लेकिन अमीर अब्बास, ये जो बात हुई है, अब मुझे ज़हन में 2-3 सवाल इकट्ठे हो गए। एक तो ये कि अभी बाबर साहब ने IMF की बात कर दी, FATF की बात कर दी, तो यहाँ पर अमेरिका का बड़ा असर रसूख होता है। अमेरिका को आपने नाराज़ कर दिया है, ये तो खबरें छप रही हैं कि जो वो चाहते थे उस तरह से बेसिस उनको मिली नहीं, तो ये भी बड़ा ख़तरा हो गया है। फिर अब एक वज़ीर ख़जाना थे जो कहते थे कि जी IMF कोई बुरी चीज़ नहीं है, IMF के साथ हमारे से मामला चल रहे हैं, उससे स्टेबिलिटी आ रही है। अब ये जो आए यानी बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है, वो पता नहीं शायद स्लो खेल रहे थे, आराम से ध्यान से खेल रहे थे, और यहाँ छक्के और चौकों की ज़रूरत थी, तो अब वज़ीर ख़जाना नए आए हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो ग्रोथ पर जाएंगे। तो ये सब आपको नहीं लगता कि बड़ी एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन गई है कि कह कुछ रहे हैं हो कुछ रहा है? देखिए उसामा, जो नए वज़ीर ख़जाना है, जो बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है, नए वज़ीर ख़जाना ये नहीं कह रहे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। नए वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि हम IMF के साथ एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि हमारा नुकसान कम से कम हो। IMF के पास तो आप जाएंगे और आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मैशत ही इस किस्म की है। आपके पास अगर आपको जो डॉलर चाहिए, अगर आपको IMF डॉलर ना दे, अगर आपको पेरिस क्लब पैसे ना दे, अगर आपको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी इदारे जो है वो एड की मद में या लोन की मद में पैसे ना दें, तो आप कैसे चला सकते हैं अपना मुल्क? डॉलर चाहिए ना आपको। दुनिया आपके साथ रुपए में तो तजारत नहीं करेगी ना, खरीदो फरोख्त नहीं करेगी। तो चूंकि आपकी अपनी कोई प्रोडक्शन ऐसी नहीं है, या तो आपकी अपनी एक्सपोर्ट इतनी हो, आज आपकी एक्सपोर्ट $25 अरब या $26 अरब है, यही आपकी एक्सपोर्ट चली जाए ना 90 या 100 अरब डॉलर पे, तो आप IMF को ठोकर मार देंगे। बिल्कुल। तो चूंकि आपके पास पैसा नहीं है डॉलर कमाने के लिए, उस तरह से कोई चीज़ बेचने के लिए नहीं है, तो आपको IMF की ज़रूरत है। एक बात जो पहले ब्रेक से पहले हो रही थी, जिसपे गाड़ियों की सब्सिडी के ऊपर जो जबील साहब ने भी कहा, देखें मेरे पास गाड़ी है एक से ज़्यादा,
जमील साहब के पास भी एक से ज्यादा गाड़ियां, हम जितने लोग बैठे हैं हमारे पास घर में एक से ज्यादा गाड़ियां होंगी, 2 तो होंगी तकरीबन सबके पास। हमारे वालिदैन, हमारी खवातीन, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, वो तो गाड़ियों पे सफर करें, लेकिन जिनके पास नहीं है, 1947 से लेकर 73 साल इस पाकिस्तान में हजारों खानदान ऐसे हैं कि जो 73 साल में एक दफा गाड़ी नहीं खरीद सके। हजारों खानदान। क्या आप इस मुल्क में इनकलाब फ्रांस बर्पा करना चाहते हैं कि लोग गाड़ी पे जाते हुए शख्स को उसके ऊपर झपटा मारे, जिसके कपड़ों से खुशबू आ रही है, लोग कहें कि इसने हमारा खून निचोड़ के ये खुशबू लगाई है। हमारे पास चूंकि गाड़ियां आ गई हैं, हमारे पास चूंकि फैसिलिटीज आ गई है, तो हम कहें कि अब और कोई गाड़ी लाएगा तो सड़क चौक होगी। सड़क चौक होती है तो होती रहे। मेरे पास अगर 2 गाड़ियां तो मैं अपनी एक गाड़ी बेच दूं ना, मेरे पास अगर 3 गाड़ियां तो मैं 2 गाड़ियां बेच दूं ना, मैं एक गाड़ी रख लूं ना, और मेरी दो गाड़ियों की जगह पे वो 2 गरीब लोग गाड़ियां ले आए कि जिनकी हसरत है कि वो कभी गाड़ी पे नहीं बैठ सके, वो भी बारिश में भीगने के बजाय, वो भी मोटर बाइक के ऊपर 4-4, 6-6 बच्चों को बैठा के, मियां बीवी। मोटर बाइक दुनिया में 3rd वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी बहुत कम मुल्क रह गए हैं जहां मोटर बाइक फैमिली व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसामा, सही बात। ये ऐसा बदबख्त मुल्क बना दिया कि यहां पे मोटर बाइक फैमिली व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक्सपोज्ड व्हीकल। एक दूसरा ये कि जो जहां तक बात है ना कि आपने एनवायरमेंट की बात करनी है, तो एनवायरमेंट के ऊपर गवर्नमेंट दूसरी पॉलिसी भी तो लेकर आई है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसके ऊपर भी उन्होंने पहले भी एक पॉलिसी बनाई, उसके ऊपर उन्होंने शायद इस दफा भी कोई टैक्सेस की छूट की है, लोकल प्रोडक्शन के ऊपर भी वो जा रहे हैं, और उसके ऊपर और होनी चाहिए। 2030 का मेरा ख्याल शायद टारगेट है कि इसको मैक्सिमाइज करना है हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पाकिस्तान में, उसको और रिलीफ दें, ले आए उस तरफ। आप सड़कें काम है तो सड़कें बनाएं। ये जो एक गाड़ी के ऊपर जो ये इस मुल्क में नवाबजादे और इस मुल्क के जो खानवादे हैं, वो दरमियान में गाड़ी है, पीछे भी एक गुबाश्तों का एक डबल कैबिन है, आगे भी गुबाश्तों का एक डबल कैबिन है, उनसे गाड़ियां छीने ना, उनकी जगह उनकी गाड़ियां छीने और उनकी गाड़ियों की जगह पे लाए, उन गरीबों को गाड़ियां दें 850 सीसी की गाड़ी। उनके पास गाड़ी नहीं, हम कहते हैं भाई मेरी है गाड़ी। वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। जमील, इस पर एक शॉर्ट कमेंट, उसके बाद मुझे फयाज साहब पर जाना है। देखिए, मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था ना, तो उस वक्त इसी तरह के जज्बाती सवालात ना, मैं अपने इकोनॉमिस्ट एक थे बड़े पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट मुदस्सिर कमाल साहब, कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान में पढ़ाते थे, तो वो लेक्चर देते, तो हम कहते थे, हम बिल्कुल इसी तरह का सवाल, और बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, लेकिन कुदरत का निज़ाम जो है ना वो बड़ा बैलेंस्ड है, बड़ा इंसाफ के साथ चल रहा है। हैव और हैव नॉट्स की गेम अजल से चल रही है और अब तक जाएगी। अगर ये बराबर कर दिया जाए ना तो कुदरत का सारा निज़ाम इम्बैलेंस हो जाए, तहस नहस हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी साफ करने वाले को अगर गाड़ी दे दी जाए, मुझे तो बड़ी खुशी होगी, एक नहीं 4 गाड़ियां दे दें आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। किसी के पास अगर 10 अरब की जायदाद है और उसमें से 600 खानदानों की गाड़ियां निकलती हैं तो वो दे सकता है, कोई इसमें फर्क नहीं है, कबाहत नहीं है। लेकिन इसीलिए कहा गया है कि आप एफर्ट करें, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें, ताकि आप पा सकें और उसके बाद आपकी नेचर का जो बैलेंस है वो बरकरार रहे। अगर आपने उसको इम्बैलेंस, और हम भी इसी तरह लड़ते थे अपने साथी के साथ कि सर जज्बाती बात बिल्कुल ठीक है कि एक मोची है, उसके पास नहीं है तो कब आएगी, सारी जिंदगी नहीं आएगी। तो पूरी दुनिया का निजाम ऐसे ही चल रहा है, ये बैलेंस के साथ चलता है। अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है। गाड़ियों का तो हैव और हैव नॉट्स का नहीं है ना, हैव और हैव नॉट्स की बाकी चीज हो सकती है, वो भी इसी में है। गाड़ी से कैसे 850 सीसी की गाड़ी अगर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा और उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं तो मामला यही है ना, परचेजिंग पावर नहीं है, खरीदेगा तो अफोर्ड करेगा। गवर्नमेंट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है। हाँ, गरीब को स्टेट जो है वो सपोर्ट करती है। स्टेट उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, डाका मार के हर हाल में गाड़ी खरीद ले या वो किसी से छीन ले, अगर उसके पास बाइंग पावर होगी तो वो खरीदेगा ना। और आज हुकूमत जो है वो कह रही है कि भाई उसकी गाड़ी के ऊपर 850 सीसी की गाड़ी पे हम टैक्सेस की छूट कर रहे हैं। जी। अगर उसको 50,000 लाख 1.5 लाख जो भी बचता है उसके ऊपर तो उसको रिलीफ है ना। अगर उसने गाड़ी जो है वो किसी तरह से मांगे तांगे पैसों से खरीदी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो डाका मार के हर हाल में गाड़ी खरीदे, अगर बाइक पावर होगी तो वो खरीदेगा ना। तो गाड़ी के साथ सोसाइटी बैलेंस नहीं होती, उसके लिए और बहुत सारी चीजें। अगला 50 लाख घर नहीं दे पा रहा, 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे पा रहा, वो 22 करोड़ लोगों को गाड़ियां दे दे, ये मुल्क चल जाएगा। वो तो चला के लोग खुद खरीदेंगे ना। अच्छा, तो फयाज साहब ये बताएं कि ये जो बात होती है 1 करोड़ रोजगार देने, तो ये तो बड़ी शुरू में इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी कोई भी हुकूमत नहीं दे सकती, हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और उसमें उन्होंने फिर वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, यानी उनका फोकस आज आकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है।
कभी वो सियाहत का कहते हैं। अगर सियाहत में भी देखें वहां भी कंस्ट्रक्शन नहीं आनी है, वहां भी ऐसी जगह होंगी कि जहां पर लोग जाकर ठहर सकें, तो तभी तो उस पर कहा जाता है कि जितना इमरान खान साहब सोच रहे थे या जितनी उनकी ख्वाहिश थी उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, उतने ज़्यादा लोग नहीं आए, उतने ज़्यादा रोज़गार के मौके नहीं पैदा हो सके। क्या कहेंगे आप? देखिए उसामा, थोड़ा सा मुझे एक टाइम दीजिएगा। जैसे अभी ये बहुत एक डिटेल डिस्कशन हो रही थी, एक गाड़ियों के ऊपर रिलीफ दिया गया और उसके ऊपर हम कंटिन्यूसली हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इन गाड़ियों का एक रिलीफ जो दिया गया उसके साथ साथ सोचने की ये ज़रूरत है कि हमें मास ट्रांजिट और ट्रेन सिस्टम जो हमारा है, जो पूरी दुनिया में हम देखते हैं, हर आदमी एक अफोर्डेबिलिटी भी है, इसके बावजूद भी लोग गाड़ी नहीं लेते, लेकिन उनका एक अपना एक निज़ाम बना हुआ है जो कि ट्रेन के थ्रू या मेट्रो के थ्रू वो निज़ाम बनाते हैं और सारी पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बड़ा जो है मुतहर्रिक होती है और उस पर पब्लिक जो ट्रैवल करती है। और लोग चाहते भी हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम ट्रैवल करें, ना कि हम हर तरफ गाड़ियाँ ले जाएं। अगर चाइना की मिसाल देखें या दूसरी मिसाल देखें, तो हमें तो उन साइड को देखने की ज़रूरत है, बजाय बहुत इतनी डिटेल। एक गरीब आदमी को अगर रिलीफ आज मिला है एक गाड़ी के ऊपर 50-60 हज़ार रुपये के, तो इट्स गुड फॉर हिम, उसके लिए अच्छी बात है उसके। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो आपने भी सवाल किया वो उसमें है कि 1 करोड़ जो जॉब्स हैं या 50 लाख घर हैं। देखें ये 50 लाख घर जो बनना जो है वो कोई नामुमकिन जैसी बात नहीं है। हम हर साल जो है 3 लाख घर हमारे बनते हैं और अगर हम उसकी कैलकुलेशन देखें तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख घर जो है हमें रिक्वायरमेंट 3 लाख की है और 2 से 2.5 लाख हमारे घर बनते हैं। जो डेफिशिएंसी है वो 50 से 60 हज़ार घरों की आती है। तो इन रूटीन अगर 5 साल का आप कैलकुलेशन करें तो इट कम्स तकरीबन 1.5 मिलियन टू 1.8 मिलियन घर तो वैसे ही बन रहे हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है 50 लाख घर उस खास तबके के लिए जिसकी ज़रूरत घर है और जिसको 30 लाख रुपए में एक घर बना के देना है, एक उसका ख्वाब है कि जो आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। उनके लिए पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत थी और उसके लिए जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मैंने पहले भी बताया, कभी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कभी भी जो है जो फाइनेंसिंग नहीं की जाती थी। आज तो उस 20,000 और 25,000 20 से 30,000 रुपए जो कमाने वाला जो तबका है उसके लिए घर की जो है सहूलत प्रोवाइड की जा रही है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अगर आप किराए के घर में 8-10 हज़ार जो आप दे रहे हैं वही अमाउंट जो है वो आप जो है उन बैंक्स को जो रिटर्न करेंगे जो किराए की मद में 10-12 हज़ार रुपये दे रहे हैं। ये तो सहूलत दी गई है उन घरों के लिए जो बनने हैं। आगे जो है इसकी अभी जो इस वक्त काम हो रहा है, अगले चंद आने वाले सालों में आपको पता चलेगा कि इसमें क्या ग्रोथ हो रही है और यही वो सेक्टर है कि जो एज अ गेम चेंजर साबित होगा आपके इकोनॉमिकल साइकिल के अंदर। जब ये चीज़ें काम होनी है, इंडस्ट्री की तरफ जब बात करें, इंडस्ट्री को बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने। आज अगर टेक्सटाइल सेक्टर को आप देखें तो आज एक्सपोर्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं और जहाँ पे इस वक्त हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर है उनके पास एक्सपोर्ट के लिए जो ऑर्डर्स इतने हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो वो सारे सेक्टर्स जो है वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये ऐसा टाइम इंडस्ट्री को बढ़ाना ये ओवरनाइट काम नहीं है, ये टाइम टेकिंग जॉब है। इट टेक्स 6 महीने से 2 साल का एक टाइम लगता है, डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कि जब बढ़ेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे क्रिएट हो रही है। आज सच बात ये है कि स्किल्ड लेबर आप ढूंढने जाए, हमें स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है कराची में भी, जो कि जबकि कराची और सिंध की अगर हम बात करें तो इस वक्त यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शन की हैं वो उस तरह से नहीं है जो माजी में हमें कंस्ट्रक्शन की जो है एक्टिविटीज़ हम देख रहे होते थे। कराची हमेशा लीड करता था 80% के एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज अ नंबर 1। आज जो हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं, कुछ अप्रूवल्स के इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, जो कब्जा माफिया के जो मसले मसाइल हैं, तो उस लिहाज से जो है यहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस भी शेक हुआ है। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी वो भी अब इन चीज़ों से परेशान है कि हमें काम करने दिया जाए, मतलब तेजी से हम काम करें, इस इंडस्ट्री को हम ग्रो करें तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी मजीद क्रिएट हो। इन सारी चीज़ों के लिए आसानियां पैदा करने की ज़रूरत है, खासतौर पे इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। और आज जो टेक्सटाइल के लिए जो पैकेजेस गए ये खुशाइंद पैकेजेस हैं। हमेशा तनकीद बराए तनकीद की अगर हम बात करते हैं तो वो तो सारी ज़िंदगी पिछले 70 साल हम यही करते रहे और ग्रोथ हमारी, आज हम समझते हैं कि ये एक अच्छी डायरेक्शन में हम मूव हो रहे हैं। जिस तरह से हमारी जो टैक्स रिकवरीज हुई हैं, दो कि वो बजट में खसारे की सूरत में है, लेकिन एटलीस्ट नंबर्स तो हमारे अचीव होना शुरू हुए। अब हमें ज़रूरत है कि इस टैक्स नेटवर्क में जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उसके ऊपर मज़ीद बर्डन डालने के अब जो है नेटवर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है।
एक बहुत बड़ा हमारे जो एक बिजनेस कम्युनिटी जो लोग कारोबार करते हैं वो आज तक इस नेटवर्क में आए नहीं हैं। उसके लिए भी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि लोगों को नेटवर्क में लाया जाए और जो ऑलरेडी नेटवर्क में उनके ऊपर कोई किसी किस्म की सख्ती या उनके साथ जो है मुश्किलात ना होनी चाहिए। और मजीद ये इंकरेजमेंट है उन नए लोगों को नेटवर्क में लाने के लिए जो आए और इस सिस्टम को अडॉप्ट करें और टैक्स नेटवर्क को टैक्स पे करें। तो यही वो होप्स हैं, वही एक टारगेट्स होते हैं कि जिनको अचीव करने के लिए ये काम सारा किया जा रहा है। आने वाले वक्त को आप देखें, अगला आने वाला साल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ी ग्रोथ आपको नजर आएगी पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह से रीजन में काम हो रहा है। तो हम समझते हैं ऑलवेज होप फॉर द गुड, उम्मीद हमेशा अच्छे के लिए रखनी चाहिए। अच्छा बाबर डोगर साहब, गवर्नमेंट अपनी पूरी एफर्ट कर रही है और उसके साथ साथ दूसरे सूबों को भी जरूरत है कि उसी एफर्ट्स के साथ और उसी विजन के साथ आगे बढ़ाएं इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खास तौर पे। और साथ साथ में जो तो आपका क्या लगता है बाबर डोगर साहब के फिर तो जिस तरह कहा जा रहा है 9% सोच नहीं थी हुकूमत के 9% ग्रोथ होगी सनत में। ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देख रहे हैं, गाड़ियां पहले से ज़्यादा हैं, बिक रही हैं और ऑन पर बिकती चली जा रही हैं, ये भी नज़र आ रहा है। इसी तरह से हमने देखा है कि फर्टिलाइज़र पहले से ज़्यादा उसमें कंजप्शन बढ़ी है, सीमेंट सेक्टर की मैंने आपको मिसाल दी है। तो ये चीज़ें जिस तरह हो रही हैं, चलो रेमिटेंसेस का कहते हैं कि चलो वो तो बाहर से आ रहे हैं पैसे, जो एक बहुत बड़ी नेमत, खुद वज़ीर ख़जाना भी कहते हैं, इमरान खान कहते हैं, वरना हम पता नहीं कहाँ होते। ये पॉजिटिव्स तो हैं जो शायद अगले साल आम लोगों तक इसका कुछ रिलीफ पहुँचना शुरू हो जाए। उसामा साहब सारे फिगर्स को एक साइड पे कर दें, कुछ रियलिटीज़ हैं उसकी बात कर लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर जेलम तब्दील हुआ, पीछे लैंड माफिया। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला चेंज हुआ, पीछे लैंड माफिया। कमिश्नर 2 लाहौर के बदल गए, पीछे लैंड माफिया। कमिश्नर बहावलपुर चेंज हुआ, पीछे लैंड माफिया। कमिश्नर साहिवाल चेंज हुआ, पीछे लैंड माफिया। सारी सरकारी ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं। कोई ब्यूरोक्रेट सामने है उसको उड़ा के बाहर फेंक दिया जाता है। अरबों खरबों रुपए के लोगों के स्टेक लगे हुए हैं, आप इसको बूम कह रहे हैं। सारी पंजाब की सरकारी ज़मीनों पे वो कब्जे कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो है दिन दिहाड़े उड़ा के परे फेंके जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑफिस से जाके फ़ोन हो रहे हैं कि इस बंदे को उड़ा दें, इस बंदे को उड़ा दें, इसको इधर कर दें। जो बंदा जिसका जो दिल करता है डीसी रेट पे ज़बरदस्ती लोगों से ज़मीनें खरीदी जा रही हैं। अगर आप इसको ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में ये बूम आ रहा है तो ये बड़ा अजीब बूम है। कल ये लगेगा कि सरकारी ज़मीन बचनी कोई नहीं है और सारी ज़मीनों पे कब्जे करके हाउसिंग सोसाइटीज़ गवर्नमेंट की ज़ेर सरपरस्ती बन जानी है। एक चीज़ मलीर में जो हुआ वो भी आपके सामने है। अब आ जाए दूसरी तरफ, डेवलपमेंट का बजट जो है उसकी तरफ आ जाए। यहाँ पर जो हालात हैं, मुझे जो लग रहा है, जो कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये खर्च कर सकेंगे, ना फेडरल गवर्नमेंट की ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पिछले 1 साल की मैं आपको सारी दास्तान सुना देता हूँ। चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, जितनी मीटिंग्स हुई हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड, मुझे कोई एक पंजाब में बड़ा प्रोजेक्ट दिखा दे जो लगाया हो। मैंने आपसे कहा 340 अरब रुपये का डेवलपमेंट का सारा था और उसमें से जो यूटिलाइजेशन हुई वो 140 अरब की हुई। 20 अरब रुपया ऑरेंज लाइन का उसको पे कर दिया गया। टोटल 50% भी इसकी यूटिलाइजेशन नहीं है डेवलपमेंट के बजट की। सीएम को जितनी ब्रीफिंग दी जाती हैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के हवाले से, जितने डिपार्टमेंट देते हैं, सीएम साहब जो हैं वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं जी आपकी चीज़ समझ लग गई, आपको बता देंगे कि ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है या नहीं करना। उसके बाद वो मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद मीटिंग मिनट्स बनते हैं, ना ताहिर खुर्शीद उस पर साइन करता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ना सीएम खुद करता है और उनको जुबानी कन्वे कर दिया जाता है कि जनाब इसको आप शुरू करें फिर देखा जाएगा। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है पंजाब में जिसमें सीएम या सीएम सेक्रेटरी जो है वो उस पर अपने सिग्नेचर करता हो उसके मीटिंग मिनट्स में। कहा तो ये जा रहा है कि उनके साथ अब सख्ती से निपटा जाएगा जो लोग डेवलपमेंट का नहीं खर्च कर रहे हैं, उनको टारगेट दे दिया। सर इस सेटअप में, इस गवर्नेंस में, इस एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे नहीं लगता कि ये जो 500 अरब का पंजाब का डेवलपमेंट का बजट दे रहे हैं ये 200 अरब ही खर्च कर पाएंगे। बस कह रहे हैं कि नैब साहब आपको एक बड़ी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी चाहिए, आपको एक बड़ा तगड़ा डिसीजन मेकिंग करने वाला सीएम चाहिए, वो आपके पास नहीं है। खान साहब अगर ये समझते हैं कि वो जनाब हफ्ते में एक दफ़ा आएंगे और यहाँ पर आगे ब्रीफिंग लेंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे और अगले जब 1 महीने के बाद आएंगे तो फिर चीज़ें एक स्टेप आगे चलेंगी, उस तरह से ये सूबा तो नहीं चलता। और मुझे लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट के भी यही हालात हैं, वहाँ पर भी इसी तरह एक चीज़ प्रवेल कर रही है। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो इतने बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं ये सारे मटीरियलाइज हो जाएंगे
जबकि आपके पास ना एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, ना जो उनको जो पॉलिटिकल हेड्स ऊपर बैठाए हुए हैं वो कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। खान साहब खुद डिसीजन मेकिंग उस तरह से नहीं कर सकते, तो ये सारा कुछ किस तरह से मटेरियलाइज होगा? बजट आ गया, फिगर्स दे दिए, हदफ दे दिए, जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा अमीर अब्बास, आपको और मुझे, बाबर साहब तो खैर सीनियर है हमसे, तकरीबन 15 साल मैं हो गए। बाबा आदम के साथ पैदा हुआ साहब है सर, आप हमारे बड़े हैं, लेकिन बहरहाल 15 साल तो मुझे भी हो गए। अमीर अब्बास लगभग आपको भी इतना अरसा हो गया होगा। मैंने नहीं देखा कभी भी बजट जो है उस पर ये कहा होगा जी उम्मीदों पर पूरी तरह से पूरा उतरा। हुकूमत ये कहती है जी इससे अच्छा हो नहीं सकता था, दूसरी हम देखते हैं जी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। ये हमारा मसला भी है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तहत कि वो क्या गंजी नहाएगी क्या निचोड़ेगी क्या? पैसे नहीं है, कर्जों में चले जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, चले पीछे से भी हम 20 साल 30 साल पीछे चले जाएं तब भी ये हाल होता है। तो जितना हमारे पास होता है ज़्यादा कर्जों की अदायगी में चला जाता है, फिर ना सेहत के लिए बचता है ना तालीम के लिए। चाहते तो हम हैं कि हर तरफ हम खर्चा कर सकें। उसके लिए दो ही रास्ते हैं, दो ही कमाइयाँ हैं, या एक्सपोर्ट करके हम बाहर से आमदनी बढ़ा लें, दूसरा जो अंदर कमाई हम कर सकते हैं वो है टैक्स कलेक्शन। उसमें जो बेहतरी हुई है, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जी 4000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया गया। यकीनन ये नाकाफ़ी है और तमाम नज़र आ रहा है जितनी हमारी इकॉनमी है उसमें से पूरी दुनिया को, इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है, आप बता सकते हैं कि जी इस इकॉनमी में से इससे कम दुगना आना चाहिए टैक्स जितनी ये इकॉनमी है। तो आपको लगता है कि वज़ीर ख़जाना जो कह रहे हैं कि जनाब अब हम जेल भेज देंगे जो टैक्स चोर होगा, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि लोगों को हरासा नहीं किया जाएगा, सेल्फ असेसमेंट भी होगी कि आप खुद दे दें, और ये जो इंटरेक्शन है कि वो कहते हैं जनाब 10 लाख, वो छोड़ें 10 लाख टैक्स आपने किधर देना है, लाएं 2 लाख 3 लाख रुपया दें और 1 लाख आप भरें, बस जाएं याशी करें। और अगर आप कहेंगे, ये मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि क्या उसके मुहरक़ात थे, कि मुझे ये चीज़ पता चली कि अगर कोई जाकर कहता है नहीं जी मुझे तो ये 10 लाख देना है, वो फिर 10 नहीं, उसको वो इतने चक्कर लगवाएंगे कि 15-20 देकर वो जाए कम से कम। फिर नहीं, वो कहते हैं हमारे पास नहीं आ रहे तो फिर तुम्हारी ऐसी तैसी और बड़े उनके भर पे होंगे। तो ये आपको लगता है हुकूमत कर सकेगी, ये टैक्स कलेक्शन बेहतर कर सकेगी? बड़ा अहम सवाल है आपका उसामा, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो उससे पहले मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये मियाँ वाली से एक बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं जुनैद खान। जुनैद ये आपकी ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है, चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का हल्का है मियाँ वाली जी, अभी आज उन्होंने 20,000 रुपये मिनिमम वेज रेट किया है। मियाँ वाली में जहाँ हल्का है प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ जो कोयले की कानें हैं, उन कोयले की कानों में आज भी 300 रुपये डेली वेज पर मजदूर काम कर रहे हैं। 300 रुपये दिहाड़ी पर वज़ीर आज़म के हल्के में लोग काम कर रहे हैं। एक वहाँ पे इलाका है सिकंदराबाद, वहाँ पे एक मुकामी एक सीमेंट फैक्ट्री है, उस सीमेंट फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं, यानी पूरी दुनिया में 8 घंटे जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, अब तो दुनिया में इसको भी रिड्यूस किया जा रहा है, ऐसे ही है, यानी 5 डेज अ वीक से भी कम किया जा रहा है। 8 घंटे वर्किंग आवर्स हैं, 12-12 घंटे प्राइम मिनिस्टर के हल्के में एक सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं और उनको जो मुआवजा है वो 8 घंटे के बराबर भी नहीं दिया जा रहा। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने हल्के की हालत है। तो जब आप मजदूर का इस तरह से इस्तेसाल करेंगे और उसको इस तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे, आपने 20,000 17,000 थी शायद, आपने उसको बढ़ा के 20,000 कर दिया, यहां तो लोगों को 17,000 भी नहीं मिल रही है। तो ये जो पहले डोगर साहब कह रहे थे ना कि ग्राउंड रियलिटी, तो ग्राउंड रियलिटीज तो बड़ी तल्ख हैं और प्राइम मिनिस्टर तक वो ग्राउंड रियलिटीज शायद अब इसलिए भी नहीं पहुंच पा रही क्योंकि जो वज़ीर आज़म, ऐवान वज़ीर आज़म है हमारा, या ऐवान सदर है, या जो ऐवान वज़ीर आला, या जो हमारे गवर्नर हाउसेज हैं, ठीक इनकी दीवारें जो है वो फसील नुमा होती हैं उसामा, और उन फसीलों से आवाजें जो है वो अंदर की टकरा के वापस आती हैं। सही बात। और वो अच्छी अच्छी आवाजें होती हैं, बाहर से उठने वाली चीखो पुकार जो है वो उन फसीलों से पार उस तरफ नहीं जा पाती है। अच्छा। जो आपने टैक्सेस की बात की है, देखें अभी भी पूरी दुनिया में एक जी जल्दी से मुकम्मल कर, सिर्फ एक बात, पूरी दुनिया में एक 1 लाइन फार्मूला है कि एवरी पेनी इज टैक्सेबल। आप कुछ भी कमाएंगे आप उसके ऊपर टैक्स देंगे। दुनिया में जो गलीज इंडस्ट्रीज है ना, मैं नाम नहीं लेता इस वक्त नेशनल टीवी पे, वो उन इंडस्ट्रीज से भी टैक्स लिया जाता है दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ तो खैर उसकी इजाजत नहीं है, लेकिन टैक्स लिया जाता है। तो हमारे यहाँ आप देख लें, ये बड़े बड़े गुलकार राहत फतेह अली खान और ये फलाना ढमकाना, ये 50-50 70-70 लाख रुपए लेते हैं एक कॉन्सर्ट का, इनसे टैक्स लिया जाता है क्या इतना? डॉक्टर शाम को जो क्लिनिक में बैठ के जितना माल बनाता है, डॉक्टर से टैक्स लिया जा रहा है। ये जो लोगों ने शाम को अकेडमीज बना रखी हैं, यानी आपके बहुत सारे अनरजिस्टर्ड ऐसे सेक्टर्स हैं
जहां पे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपका एफबीआर नाकाम है उनको टैक्स नेट में लाने। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास, जमील फारूकी, फयाज इलियास साहब आपका और बाबर डोगर साहब। कुछ ही देर में आप देखेंगे हेडलाइंस। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।